Hello students. So we are here again to discuss about the topic of business statistics and analytics. Business statistics and analytics जो कि एक important subject है of MBA first semester in AKTU. So I am Dr. Anurag Srivastav and we will be discussing about the topic of normal distribution, a topic from unit 4 in this subject. तो concept and application of normal distribution ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बेसिक बातें एक दो सेशन पहले हम लोग कर चुके हैं. अलग अलग तरह के जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं, नॉर्मल, बाइनोमियल और पॉइसन. तो बाइनोमियल और पॉइसन के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं. लेकिन इन तीनों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे पॉपुलर है विद द एग्जामिनर्स ऑल्सो, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है. बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि किसी साल ये मिस हो जाए. काफ़ी एक अगर हम पुराने पेपर्स भी देख लें तो काफ़ी एक बड़ा भंडार हमको मिल सकता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस का. कई सारे हमने उसमें से इस पीपीटी में कवर करने की कोशिश की है. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग पहले देख चुके हैं, इसमें फॉर्मूले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मोर और लेस स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, इसीलिए वो कम पूछे जाते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला सीधा बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला है, सीधा फार्मूला है, याद रखने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. लेकिन कई अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आपको और प्रॉब्लम कर सकती हैं. तो अलग अलग क्वेश्चंस देख करके हम उनको समझेंगे कि जिससे कि तो अच्छी प्रैक्टिस अगर होगी तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमको ना होने पाएँ. जो सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको सबसे पहले हमको ध्यान देना है. ये 3 स्टेप्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके ऊपर बहुत ही बिल्कुल रिलीजियसली इसको फॉलो करना है. इन तीनों स्टेप्स को किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में ये 3 स्टेप्स हमको परफॉर्म करने ही करने हैं. ये 3 स्टेप्स हमको परफॉर्म करने ही करने हैं. नंबर 1 ये ध्यान रखना है. नंबर 2 ये 3 स्टेप्स में से पहले 2 स्टेप्स और में ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं. आप पहले सेकंड स्टेप कर लें, उसके बाद तीसरा स्टेप कर लें, उस पहला स्टेप कर लें, मतलब ऑर्डर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है. सेकंड थर्ड स्टेप सेकंड के बाद ही आएगा, ये पक्का है. लेकिन बाकी स्टेप 1 कहीं पे भी आ सकता है. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ केवल आपको कि ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. मैंने इसको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इसीलिए लिख करके आपको सामने लिखा हुआ है कि भले ही स्टेप 1 बाद में करने से किया प्रॉब्लम के आंसर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में आ सकता है. इसलिए ये ज़रूरी है कि कन्फ्यूज़ ना होने के लिए सबसे पहला स्टेप 1 तो करना ही करना है. स्टेप 2 के बिना आप स्टेप 3 तक पहुंच ही नहीं सकते हैं. लेकिन स्टेप 1 हैज़ टू बी द फर्स्ट स्टेप. ड्रॉ द ग्राफ and not only draw the graph, identify the required area. इन चीज़ों का और मतलब अभी थोड़ा आगे भी आपको समझ में आएगा. बस ज़रूरी ये है कि जब हम क्वेश्चंस अभी देखेंगे तो जो ये 3 स्टेप्स हम करेंगे उसमें ये सीक्वेंस आप ज़रूर फॉलो करें. अगर आपने ग्राफ पहले ही नहीं ड्रॉ किया, दो एडवांटेज हैं इसके. पहला स्टेप पहले परफॉर्म करने के. अगर आपने पहले नहीं किया, पहले आपने स्टेप 2 स्टेप 3 कर लिया, तो ग्राफ में कहीं कन्फ्यूज़न हो सकती है. अभी देखेंगे तो समझ में आएगा. दूसरी चीज़ कि बाय एनी चांस अगर आपने स्टेप 2 स्टेप 3 क्वेश्चन को अधूरा छोड़ दिया, स्टेप 2 स्टेप 3 किया ही नहीं, आपने ग्राफ बना दिया है, सही एरिया आइडेंटिफाई कर दिया है कि कौन से एरिया से हमको प्रोबेबिलिटी मिलेगी, किस पर्टिकुलर उसको आपने शेड कर दिया, अच्छे से दिखा दिया, इंडिकेट कर दिया, दिस इज़ द एरिया फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिकेट्स दैट विल गिव द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस क्वेश्चन. आधे मार्क्स हो गए. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स तो इतने के ही हैं, क्योंकि इसी में बच्चे गलती करते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क, 2 चीज़ें से आप 2 तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है. आधे मार्क्स हो गए, आगे आप नहीं भी कर रहे, फॉर्मूला भूल गए, टाइम नहीं है, तो इतना तो कर ही दिया. कुछ मार्क्स आधे नहीं तो 10 में से 4 मिल जाएंगे, तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केवल आप ग्राफ ही बना रहे हैं. ग्राफ में बनाने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं जा रहा है, वो आपने कर लिया. और कैलकुलेशन दूसरी चीज़ है, कन्फ्यूज़न नहीं होगी. अगर आपने पहले जेड कैलकुलेट कर दिया और टेबल देख ली तो फिर जो दिक्कत आ सकती है वो भी नहीं होगी. तो नॉर्मल कर्व, एक तो ये हम ध्यान दें कि इस तरह से नॉर्मल कर्व हमारा होता है. ये है हमारा एक नॉर्मल कर्व. नॉर्मल कर्व
बेल शेप्ड कर्व है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लें, दिस इज़ अ बेल शेप्ड कर्व, बेल शेप्ड कर्व है, इट इज़ एसिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस, बात किया था हम लोगों ने पहले इसके बारे में जब हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में इन जनरल कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। दिस कर्व इज़ एसिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस, यानी कि इस कर्व को आप दोनों तरफ अगर एक्सटेंड करते जाएं, इधर एक्सटेंड कर दिया, इधर एक्सटेंड कर, कितना भी एक्सटेंड करेंगे एक्स एक्सिस के ये पास आएगा, पास आएगा, पास आएगा, लेकिन टच कभी नहीं करेगा, एसिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस। और ये सिमेट्रिकल है। अगर हम 20 से एक लाइन ड्रॉ कर दें, आई एम सॉरी, अगर हम 20 से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इस लाइन के थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो थोड़ी ये दोनों तरफ इसके ये कर्व सिमेट्रिकल है, जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर है, ये पक्का है। तो दूसरी चीज़ ये हमें ध्यान रखनी है, ये लाइन इंडिकेट क्या कर रही है, लाइन मीन को इंडिकेट कर रही है और एक्चुअली मोड को भी इंडिकेट कर रही है, और सॉरी मीडियन और मोड को भी इंडिकेट कर रही है। मीन, मीडियन, मोड, तीनों चीज़ें यहीं पर हैं। मोड तो है ही है क्योंकि सबसे ऊंची सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो गई, मीडियन है क्योंकि सिमेट्रिकल कर्व है तो जितने ऑब्जर्वेशंस इस मिडिल लाइन के लेफ्ट में होंगे उतने ही राइट में भी होंगे, और मीन भी है क्योंकि सिमेट्रिकल है तो यही वैल्यू मीन भी हो जाएगी। तो हमेशा यही इस तरह से मिलेगा। नॉर्मल कर्व के नीचे का अगर हम एरिया देखें तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जा रहे हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जा रहे हैं, तो यानी कि 100% ऑब्जर्वेशंस कवर हो रहे हैं यहाँ पे, यानी कि कोई भी वैल्यू इसके अंदर होगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। तो उस पूरे एरिया को हमने डिनोट कर दिया 1 से, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये हो गया 1, और ये अगर 1 है तो आधा इसका हो गया इधर 0.5 और इधर आधा भी हो गया 0.5, तो हाफ जो है एक तरफ भी 0.5 है दूसरी तरफ भी 0.5 है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल कर्व की और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमको याद रखनी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ ही वहाँ पर काम आएंगी। तो ड्रॉ द ग्राफ, आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड एरिया, कैलकुलेट z, रिफर द टेबल फॉर एरिया, और जो टेबल से जो एरिया मिला वही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो गई। टेबल क्या है, अच्छा z निकालेंगे कैसे, z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार बाई सिग्मा, पहले फॉर्मूला ये देखा था, x इज़ दी वैल्यू, जो भी वैल्यू दी हुई है उसको वो x हो गई, x बार इज़ मीन, सिग्मा इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह की कुछ टेबल हमको मिलेगी जिसका यूज़ हमको करना होगा फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एरिया। तो z दिया होगा और z की वैल्यूज़ दी होंगी और उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमें पूरे टेबल में जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से हम निकाल करके देखेंगे। यहाँ से कहीं पर भी z की वैल्यू अगर यहाँ से देखेंगे और ऊपर से भी देखेंगे, पहला डेसिमल पॉइंट इधर देखेंगे, दूसरी डेसिमल प्लेस ऊपर देखेंगे, तो इस तरह से 2 डेसिमल प्लेसेस तक z की वैल्यू हमको मिल जाएगी। z की वैल्यू है कितनी, z की वैल्यू यहाँ पर ये दी हुई है, तो ये जो वैल्यू है वो हमको मिल जाएगी टेबल से। कुछ क्वेश्चंस अब देखते हैं तो उससे ये चीज़ें हमको और अच्छे से समझ में आएंगी। 2010 का ये सवाल है, 2010, इफ़ द मीन हाइट ऑफ सोल्जर्स is 68.22 inches. Mean height of soldiers is 68.22 inches with a variance of 10.8 inches. How many soldiers in a regiment of 1000 can be expected to be over 6 feet tall? Mean height दी हुई है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका, 2 पैरामीटर्स आपको दिए जाएंगे, किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स दिए जाएंगे, मीन दिया जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया गया, चेंज क्या किया गया, मीन दिया गया और स्टैंडर्ड डेविएशन के बजाय उसका स्क्वायर वेरिएंस दिया गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मालूम है, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। हाउ मेनी सोल्जर्स इन अ रेजिमेंट ऑफ 1000 कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी ओवर 6 feet टॉल, तो एक्स बार की वैल्यू 68.22, सिग्मा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 10.8 और एक्स की वैल्यू 6 feet, 6 feet मीन्स 6 × 12 inches 72 inches, ये x हो गया। यहाँ पर एक जो चीज़ थोड़ी सी चेंज की जा रही है कि नॉर्मल क्वेश्चन से, वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ना पूछ करके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सोल्जर्स पूछा जा रहा है, 1000 में से कितने सोल्जर्स 6 फीट से ज़्यादा टॉल होंगे। तो हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एरिया की वैल्यू निकालेंगे और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ कर देंगे, वी विल गेट द आंसर। लेट अस सी हाउ टू गो अबाउट इट। तो
सबसे पहला काम हमने क्या किया कि हमने नॉर्मल कर्व बनाया। नॉर्मल कर्व बना करके उसमें इंडिकेट किया कि हमें कौन सा एरिया चाहिए। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप कर्व बनाएं और रिक्वायर्ड एरिया इंडिकेट कर दें। तो ये कर्व हो गया और कर्व में जो शेडेड पोर्शन है वो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया। जो शेडेड पोर्शन है वो है रिक्वायर्ड एरिया। सेंटर से एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये है x बार, दिस इज़ x बार एंड दिस वैल्यू इज़ x बार और x ये मिल गया। फॉर्मूले में जब हम रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे z की तो x के ऊपर हमको z की वैल्यू निकल करके आएगी। जो z की वैल्यू निकल करके आएगी वो यहाँ पे हमको मिलेगी। थोड़ा सा अब इसको आगे बढ़ करके देखते हैं। पहला स्टेप हो गया, यही मैंने आपको बताया। पहला स्टेप बना करके इतना आपने कर दिया, इतना करने के मेजर मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आगे आपने, और हाँ एक छोटा सा काम और वैसे ज़रूरी है, फार्मूला तो कम से कम लिख ही दें। z का फार्मूला लिख देंगे, x कितना है वो लिख देंगे, x बार कितना, ये बेसिक चीज़ें कैलकुलेशन नहीं भी हो रही है तो भी आपको अच्छे से मार्क्स इसमें मिल सकते हैं, इवन इफ़ यू डू नॉट रीच द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो x बार की वैल्यू 68.22 दी हुई है, सिग्मा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ये आपने निकाल लिया 3.28 3.29 के करीब ये आ जाएगा। n की वैल्यू 1000 है, रेजिमेंट में कितने सोल्जर्स हैं 1000 है। x की वैल्यू ये एक छोटी सी चीज़ है, ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मीन और वेरिएंस है या मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इंचेस में दिए हैं और जो x की वैल्यू है वो फीट में दी हुई है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंचेस में। तो x इज इक्वल टू 6 × 12 दैट इज़ 72 इंचेस। अब ये इंच में हो गया, पहले ये फीट में था, इंचेस में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर हमने कन्वर्ट नहीं किया होता तो बिल्कुल ही गलत आंसर आता। z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा, 72 माइनस 68.22 अपॉन 3.2863। z की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1.15023, 1.15023 इतनी वैल्यू है, लेकिन हमें 2 डेसिमल प्लेस तक ही चाहिए, 1.15 से काम चल जाएगा। 1.15 z है, z की वैल्यू 1.15 ये मिल गई। अब हम इसको जब हम टेबल में देखेंगे तो जो एरिया मिल रहा है वो है 0.1251। ध्यान यहाँ पे अब हमको क्या देना होगा, ये एक और चीज़ यहाँ हम समझ लें। टेबल वी विल जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस टेबल, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में अभी या पिछले स्लाइड में दिखाई थी टेबल, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इसके ऊपर जो ग्राफ है उसे हमें ध्यान से देखना है। वो ग्राफ और हमारा जो ग्राफ है उसे कंपेयर करना है। यहाँ जो सबसे ऊपर ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ को और जो अगले क्वेश्चन में हमने जो ग्राफ बनाया है क्या है ये, तो जो ग्राफ दिया हुआ है टेबल में उसमें शेडेड एरिया ये वाला है। टेबल में शेडेड एरिया ये वाला है। इफ़ यू गो बैक यू कैन सी नाउ ब्लू वाला जो शेडेड एरिया है वो अलग है और वाइट जो अनशेडेड एरिया यहाँ टेबल में है वो हमने शेड किया हुआ है, हमारा रिक्वायर्ड एरिया वो है। तो ये दोनों ये जो डिफरेंस है इसको हमें ध्यान देना होगा। अब होगा क्या, जब z की वैल्यू 1.15 पर हम टेबल से वैल्यू देखेंगे तो वो वैल्यू हमको कौन सी मिलेगी, वो वैल्यू हमको ये वाली मिलेगी। हमें चाहिए लेकिन ये वैल्यू, तो कैसे पता चलेगी वैल्यू, कैसे पता चलेगी, उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम 0.5, अभी बताया था आपको ये पूरा का पूरा एरिया कितना है 1 है, ये इतना केवल एरिया क्या है 0.5 है। तो हमने 0.5 में से ये जो टेबल की वैल्यू है वो जब हम घटाएंगे तब हमको ये वैल्यू 0.1251 मिलेगी, तब हमको ये वैल्यू 1.1251 मिलेगी। और 0.1251 ये वैल्यू जब हमें मिल गई तो जो प्रोबेबिलिटी ये क्या मिला हमको कि कोई एक रैंडमली अगर हमने पकड़ लिया, एक इस रेजिमेंट में से किसी एक सोल्जर को रैंडमली हमने पकड़ लिया तो वो 6 फीट से ज़्यादा उसकी हाइट होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिली 0.1251 0.13, ये हमें करीब करीब वैल्यू मिल गई। तो 1000 में से ऐसे कितने सोल्जर्स होंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 इंटू 0.1251 यानी कि मिला 125.1 अप्रॉक्सीमेटली, उसको राउंड ऑफ करना नहीं भूलना है।
जब भी नंबर्स की बात होगी तो राउंड ऑफ करना नहीं भूलना है। राउंड ऑफ करना अगर भूलेंगे तो क्रूशियल 1-2 मार्क्स कट जाएंगे। केवल जरा सा जो हमने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 125 लिखा है, ये अगर इग्नोर हो गया तो 1-2 मार्क्स आपके 10 में से चले जाएंगे। जरा सी चीज़ में लापरवाही में ये दिक्कत हो सकती है। तो राउंड ऑफ करके, क्योंकि कितने सोल्जर्स की बात हो रही, सोल्जर्स की संख्या 125.1 नहीं हो सकती। 125 इज़ द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन अ रेजिमेंट ऑफ 1000 एज पर दिस क्वेश्चन, हु विल बी ओवर 6 feet टॉल। मूविंग ऑन, आगे देखते हैं। 2019 का ये सवाल है। तो वैसा ही सवाल ये भी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अ मशीन फिल्स कॉफ़ी पाउडर इन पाउचेज विद एन एवरेज ऑफ 200 ग्राम, एवरेज हो गया, मीन हो गया 200 ग्राम, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 4 ग्राम, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है। और साथ साथ ये भी यहाँ तो क्लियर करने के लिए दिया, एज्यूमिंग दैट द कॉफ़ी वेट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉफ़ी पाउच सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ अ कॉफ़ी, एटलीस्ट 200 ग्राम, बिटवीन 200 to 206 ग्राम। तो एटलीस्ट 200 ग्राम, कम से कम 200 ग्राम, ये तो बहुत ही आसान है। एवरेज 200 ग्राम है, कम से कम 200 ग्राम, तो मीन के बराबर ही हो गया 0.5, इसीलिए इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है वो आ जाएगा। 200 से 206 ग्राम, वो भी उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, चाहे थोड़ा सा इसको देख भी लें। जो एटलीस्ट 200 ग्राम क्या हुआ, ये आपका कर्व है और यहाँ पे है 200, तो एटलीस्ट 200 ग्राम ये वाला एरिया होगा। इसको आपने शेड कर दिया और वैल्यू आ जाएगी 0.5। 200 से 206 तक की वैल्यू जो है, तो ये 206 हो गया, और जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये वाला हो जाएगा। जिस तरह से अभी हमने पिछला सवाल किया था उसी तरीके से अगर हम इसे भी करेंगे तो फिर हमें आंसर्स ये मिल जाएंगे। पहला पार्ट तो सीधा है, 0.5 ही होगा। दूसरा पार्ट का जो आंसर है इट इज़ 0.4332। एक और क्वेश्चन देख लें। द मंथली मेस बिल ऑफ अ स्टूडेंट, 2012 का सवाल है ये, हु इज़ स्टेइंग इन अ हॉस्टल फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 2000, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ₹200। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट मंथ हिज बिल विल गो अबव ₹2400, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। यहाँ पर आपको टेबल ना प्रोवाइड करके टेबल का एक हिस्सा यहाँ पर दिया गया है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम Z डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको यूज़ करके आप आंसर निकाल लेंगे। आंसर दिया हुआ है, यू विल ट्राई टू आंसर, इस क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्व करेंगे जैसे किया गया था वैसे ही यहाँ पे है। ग्राफ कैसे बनेगा, इसका भी ग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं। क्या मीन वैल्यू हो गई, प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट मंथ हिज बिल विल गो अबव 2400, मीन से ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा हमारा शेडेड एरिया, ये यही वाला जो एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो ये हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी सीधी सीधी। दैट विल बी दी आंसर। एक और क्वेश्चन देख लें। अलग अलग जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ज़्यादातर को मैं कवर करके आपको दे रहा हूँ, और वेरिएशंस कुछ होंगे तो वो हम लोग देखेंगे, बाकी कुछ ऐसा इसमें नहीं है। जिस तरह की जो चेंज है वो भी मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। 15,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, मीन मार्क्स वर 49, स्टैंडर्ड डेविएशन वॉज 6, तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एज्यूमिंग द मार्क्स टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन हो गया। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 55 मार्क्स। इसमें एक जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो 15,000 की जो फिगर दी हुई है उसका कोई पर्पज़ ही नहीं है। वो 15,000 देते ना देते उसका यूज़ ही नहीं करना है। कभी कभी इस तरह से एक्स्ट्रा डेटा भी दे दिया जाता है क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए। नो नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। 115,000 के बिना भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 55 मार्क्स से ज़्यादा पाने वाले एरिया कुछ ग्राफ उसी तरह का बनेगा जैसा कि पिछले क्वेश्चन का आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। आंसर दिया हुआ है। ट्राई आउट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, जो कि आपसे पूछा गया था पहले 2016 में। अगेन 2018 का ये सवाल है। वीकली वेजेस ऑफ 2000 वर्कमेन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन वेज 70, स्टैंडर्ड डिविएशन ₹5। मीन दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा ही हुआ है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन ये अगेन हो गया। एस्टिमेट द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज वीकली वेजेस आर बिटवीन 70 एंड 71। ग्राफ बना लिया तो काम हो गया, बिटवीन 70 एंड 71। तो कितना है मीन, यहाँ पे क्या है, मीन 70 दिया हुआ है, 70 एंड 71, 70 एंड 71 ये हो गया, 70 ये हो गया, 71 ये हो गया, ये शेड कर दिया, पहला पार्ट हो गया। बिटवीन 69 एंड 73, 69 एंड 73, 69 इससे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे कहीं 69 हो गया,
और 73 इससे और आगे आ जाएगा, यहाँ 73 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया होगा वो इसमें निकल आएगा। इसको हमें दो पार्ट्स में करना होगा, ये अलग निकालेंगे और ये अलग निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों प्रोबेबिलिटीज़ जोड़ दी जाएंगी। मोर देन 72 तो 72, 71 और 73 के बीच में कहीं आ जाएगा, उससे ऊपर का जो एरिया हो गया। लेस देन 65 अगेन 69 से नीचे यहाँ पे 65 कहीं आ जाएगा, इससे नीचे का जो एरिया हो गया वो इधर वाला एरिया हो गया। ये सारी चीज़ें इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसा ही सवाल है, इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए ही ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। सिमिलरली 2 बार ये सवाल पूछा गया, 17 में और 2008 में भी। एन एप्टीट्यूड टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन 900 एम्प्लॉयज़। यू कैन सी हर क्वेश्चन में एक सिमिलर चीज़ है, क्या है, मीन स्टैंडर्ड डिविएशन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, इस तरह की कुछ चीज़ आपको दी हुई है। एन एप्टीट्यूड टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन 900 एम्प्लॉयज़ ऑफ द मेट्रो टायर्स लिमिटेड। मीन स्कोर फाउंड टू बी 50 यूनिट्स, स्टैंडर्ड डिविएशन वॉज 20। क्या पता करना है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, मीन स्कोर लेस देन 30। 30 से कम मीन स्कोर वाले कितने हो गए, 30 से कम मीन स्कोर वाले कितने हो गए भाई, ये देख लेते हैं जल्दी से। तो मीन स्कोर है कितना, 20 है। मीन स्कोर यहाँ पे दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो ये 20 हो गया और 30 इससे ऊपर हो गया, ये 30 हो गया। 30 से कम कितने हो गए, ये सारे हो गए। हमने अगर ये एरिया निकाल लिया, टेबल से हमें क्या मिलेगा, टेबल से हमको ये वाला एरिया मिलेगा। इस एरिया में हम जोड़ेंगे क्या, हमें मालूम है कि ये एरिया कितना है 0.5, इस एरिया में 0.5 जोड़ दिया, वी गेट द आंसर। व्हाट वाज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज मेन स्कोर एक्सीडेड 70। मीन आई एम सॉरी, एक चीज़, हाँ यहाँ पे 20 नहीं है, ये जो है ये 50 है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, मीन 50 है, तो 50 नहीं, वी विल इसको एक्चुअली क्या होगा, 50 जब होगा तो 30 दूसरी तरफ चला जाएगा, 30 दूसरी तरफ चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। और पूछा क्या जा रहा है, लेस देन 30, तो एरिया ये वाला हमको मिल जाएगा। ग्रेटर देन 70 तो एरिया ये वाला हमको मिल जाएगा। व्हाट आर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज मीन स्कोर वाज बिटवीन 30 एंड 70, तो एरिया ये वाला हमको मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे, ये तीनों पार्ट्स इसके हो जाएंगे। और आपको z की वैल्यू भी यहाँ पर टेबल से एक्सट्रैक्ट करके दी हुई है, वो वैल्यूज़ यूज़ करके आप आंसर निकाल लेंगे। आंसर दिया हुआ है 143, पहले पार्ट का आंसर है, दूसरे पार्ट का आंसर भी 143 है और तीसरे पार्ट का आंसर 614 है। ये आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मूविंग ऑन, तो ये सवाल है 2009 का। द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ 5000 फर्म्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आर 36,000 एंड 10,000। मीन दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है। नंबर ऑफ फर्म्स हैविंग सेल्स ओवर 4000, नंबर ऑफ फर्म्स, ये ए नहीं एस है, नंबर ऑफ फर्म्स हैविंग सेल्स बिटवीन 30,000 एंड 40,000। एरिया दिया हुआ है, आंसर आप निकाल लेंगे। वैसा ही सवाल है जैसे हम पहले कर रहे थे। अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपके पेपर का नहीं लिया है, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करके पूछा गया है, इसीलिए इसको यहाँ पे लिया गया है कि किस तरीके से इसे देखेंगे। ऐसा पूछा नहीं गया है तो दोनों ही चीज़ें हम कह सकते हैं, नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मे भी कॉम्प्लिकेट करके ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इन अ होटल 1000 light bulbs have been installed. Given that the mean life of a bulb is 800 hours with standard deviation of 100, how many days should the hotel management decide to replace all the bulbs if it wants to ensure that not more than 30% of the bulbs are out of order at any given time and the bulbs are used on an average for 8 hours per day? तो कई चीज़ें यहाँ पर अलग अलग करके घुमा करके दी गई हैं। पहली चीज़ है 1000 लाइट बल्ब्स हैं तो वो तो n हो गया, छोड़ दिया उसको, आगे अलग कर दिया, आगे यूज़ करेंगे। मीन लाइफ इज़ 800 आवर्स, स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ 100 आवर्स। हाउ मेनी डेज़, कितने दिन पर हम रिप्लेस सारे बल्ब्स को कर दें, हम कितने दिनों पर सारे बल्ब्स को रिप्लेस कर दें, ये पूछा जा रहा है। इफ़ इट वांट्स टू इंश्योर दैट नॉट मोर देन 30% ऑफ द बल्ब्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी पहले से दी हुई है 30%, ये यहाँ पर चेंज किया गया है। और दिन आपको निकालना है, तो दिन, अच्छा दिन निकालना है और दिए हुए हैं घंटे,
तो 8 आवर्स पर डे दिया हुआ, इससे आप दिन कैलकुलेट कर लेंगे, पहले आवर्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद डेज कैलकुलेट कर लेंगे उससे। तो दिक्कत क्या है यहाँ पर, बस यही है कि आपको पहले प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी से आपको z निकालना होगा और z से आपको निकालना होगा द वैल्यू ऑफ x। ये उल्टा यहाँ पर जाना है, केवल यही यहाँ पर वेरिएशन दिया गया है। देन अनदर क्वेश्चन, यहाँ पर भी थोड़ा सा जो चेंज किया गया है, 1000 स्टूडेंट्स अपीयर इन इंटेलिजेंस टेस्ट, मीन स्कोर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, पहले दो पार्ट सीधे सीधे हो जाएंगे, थर्ड पार्ट यहाँ पे थोड़ा अलग है। तो थर्ड पार्ट हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेंगे। मार्क्स एक्सीडेड बाय टॉप 100 स्टूडेंट्स, इसमें भी अगर थर्ड पार्ट के लिए हम ग्राफ बनाएं तो मार्क्स एक्सीडेड बाय टॉप 100 स्टूडेंट्स, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं कितने, 1000 हैं। टॉप 100 स्टूडेंट्स का मतलब हो गया 10% स्टूडेंट्स, 10% का मतलब हो गया 0.1। तो 0.1 एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, ये एरिया है, इट इज़ 0.1 एरिया दिया हुआ है। एरिया से निकालना है z, एरिया दिया है तो टेबल में हम एरिया देखेंगे, एरिया से जाएंगे z की वैल्यू पे, z से हम जाएंगे x की वैल्यू पर, और x की वैल्यू जो निकल आएगी वही हमारा आंसर यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये ध्यान देना है। द वीकली वेजेस सिमिलरली ऑफ 1000 वर्कर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, 70 एंड 72 के बीच में, 60 एंड 69 एंड 72 के बीच में, 75 से ऊपर, 63 से नीचे, मोर देन 80, ये तो हो जाएगा। ऑल्सो एस्टिमेट द लोवेस्ट वीकली वेजेस ऑफ 100 हाईएस्ट पेड वर्कर्स, सेम है जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में लास्ट पार्ट था, वही चीज़ ये भी यहाँ भी की जा रही है। कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं ये देख लें, और इस तरह बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो थोड़ा सा यहाँ देख लें। फॉर अ सर्टेन नॉर्मल वेरिएट x, द मीन इज़ 12, स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ 4, मीन दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20। थोड़ा अलग तरीके से वही सवाल पूछा जा रहा है। x की वैल्यू ऐसे दे करके क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देने के बजाय आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और ऐसे ही द मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, 5% ऑफ वैल्यूज आर ग्रेटर देन 60, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ लिया गया। तीन चीज़ें हैं फॉर्मूले में, तीन चीज़ें फॉर्मूले में, एक्स बार और सिग्मा, दो मालूम है तो तीसरा पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक वेरिएशन हो गया। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 8% ऑफ द आइटम्स, 8% यानी कि एरिया हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, ओवर 64, 31% आर अंडर 45। तो यहाँ पर दो एरिया की वैल्यू दी हुई, दो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी हुई है, उन दोनों का यूज़ करके हम आसानी से जब हमें z मिल जाएगा तो x और x बार दोनों निकाल लें, x बार और सिग्मा दोनों निकाल लेंगे, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू पता चल जाएगी। इसी तरीके से फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन p प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन 64, ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और में बहुत डिफरेंस यहाँ पे हमको नहीं करना है, दोनों को सिमिलरली ही लिया जाएगा, ये भी एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे। 0.8 है एंड p x लेस देन 45 इज़ ऑल्सो गिवन, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव टू फाइंड, जैसा पिछले केस में था वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। तो अलग अलग जो भी जितने तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं ये सारे हम लोग ने इस तरह से देखे हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सब अच्छे से अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे, टेबल्स देखने को देखना सीख लेंगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो 3 स्टेप्स आपको सबसे पहले मैंने बताए थे वो 3 स्टेप उसी ऑर्डर में अगर परफॉर्म करेंगे तो गलती होने की गुंजाइश मिनिमाइज़ हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सी यू अगेन, थैंक यू।